महसूस हो कि हम विरोधी नहीं है, और जो आज सनातन का विरोध करेगा वो कोई भी दल हो, वो फिर अपने आप को नुकसान में ही रहेगा, वो आत्मघाती कदम होगा उसके लिए, और कोई इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कांग्रेस पेंडुलम हो गई है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। और हम तो ये कहते हैं यदि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा धर्म राम की पूजा अर्चना करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो हमें तुष्टीकरण में क्यों जाते हैं? हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने धर्म को स्वीकार करने में इतना भय क्यों? और मेरी इस बात की प्रतिज्ञा है कि एक ट्रेन कम से कम मैं अयोध्या रामलला मंदिर हनुमानगढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए जरूर लेके जाऊंगा। इन लोगों का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जमीन पर काम यही लोग करते हैं, घर घर जाकर वोट मांगने यही लोग जाते हैं। इनसे अगर पब्लिक सवाल करेगी राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया, तो क्या जवाब देंगे बेचारे। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं की जनभावना को समझते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को स्वीकार भी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे, जिसे कांग्रेस राजनीतिक इवेंट बता रही है। सुनिए एक बार कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी, और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले का बचाव कर रहे हैं, इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम लोग क्यों जाएं। सुनिए। कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का इकट्ठा बना दिया है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस अलग अलग बहाने बनाकर खुद को डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिला है, और वो अब ये बताने लगे हैं कि गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। क्योंकि गांधी की कांग्रेस होती तो राम से कभी बैर नहीं होता। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कहा है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ राम मंदिर का न्योता ठुकराना ही नहीं है, एक दूसरी मुसीबत भी आ गई। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो पहले ही मुसीबत में इतनी गिरी, अब क्या ही नई मुसीबत आएगी। दरअसल इतना तामझाम कर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडी गठबंधन बनाया, ताकि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ लड़े और वोट विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में न बटे। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इंडी गठबंधन की प्लानिंग पर मायावती पानी फेरने की तैयारी कर रही है। यूपी में तीसरा मोर्चा बनने की चर्चा तेज हो गई है, और इस मोर्चे का नेतृत्व मायावती कर सकती हैं कहा जा रहा है। अभी तक यह खबरें थी कि कांग्रेस इंडी गठबंधन में मायावती को शामिल करने के लिए बीएसपी नेताओं के संपर्क में है, पर मायावती तो पहले ही इंडी गठबंधन को खारिज कर चुकी हैं, इसलिए तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात यह भी है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ में है, तो मायावती अगर तीसरा मोर्चा बनाती भी हैं
तो उसमें कौन सी पार्टियां होंगी? ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि खुद मायावती इन दिनों ओवैसी के संपर्क में है। वैसे तो अभी यूपी में थर्ड फ्रंट की खबरों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो इससे इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं जैसे कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथ, और इनका अपने अपने राज्यों में ठीक ठाक प्रभाव है। इनमें यूपी में मायावती की बीएसपी है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, तेलंगाना और अन्य राज्यों में ओवैसी की एआईएमआईएम है, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, पंजाब में बादल परिवार की अकाली दल है, हरियाणा में चौटाला परिवार की आईएनएलडी है। तो बहुत पार्टियां भी अलग है, लेकिन राम मंदिर पर जो माहौल बन रहा है उससे इंडी गठबंधन पहले से ही टेंशन में, और अब थर्ड फ्रंट की आहट ने इंडी गठबंधन की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी। इसलिए इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज कर दी। कांग्रेस चाहती है कि इस महीने के अंत तक सब फाइनल हो जाए। अभी तक बातचीत में जो सामने निकल कर आया है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा में कांग्रेस और केजरीवाल की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग फिक्स बताई जा रही है। यूपी में पहली बातचीत हो चुकी है, लेकिन गठबंधन में मायावती होंगी या नहीं ये फिक्स नहीं। अब तो थर्ड फ्रंट की बात होने लगी। महाराष्ट्र में 35 सीटों को लेकर लगभग बात तय है, लेकिन बाकी 13 सीटों पर बातचीत अभी चल रही है। बिहार में 30 सीटों पर मामला लगभग फिक्स है, लेकिन 10 सीटों पर अभी टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, इसलिए अभी कुछ फिक्स नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरेंडर मोड में भी है, क्योंकि आप देखिए सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सिर्फ 255 से 260 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये आधी सीटें हैं, क्योंकि हाफ वे मार्क है 272 और बहुमत के लिए 272+1 यानी 273 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होता है। यानी कांग्रेस बहुमत से भी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस पहले ही सरेंडर मोड में आ गई है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती अगर वो इतने ही सीटों पर लड़ती है तो। जबकि आप देखिए साल 2019 में कांग्रेस 421 सीट पर उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस 255-260 जीतने का कैलकुलेशन रख रही है तो उसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में यह सोच चल रही है कि 255 से 260 सीटों के पीछे वजह यह है कि 421 में से 52 सीटें वो पिछली बार जीते और 209 सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो 52 + 209 यानी 261 सीट पर ही वो लड़ेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देंगे। ये अभी सूत्र कह रहे हैं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ सकती। कांग्रेस का मनोबल इसलिए भी गिरा हुआ है क्योंकि पिछले 34 साल से कांग्रेस आगे ही नहीं बढ़ पा रही। नरेंद्र मोदी तो पिछले 9 साल से कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले भी कांग्रेस कोई झंडे नहीं गाड़ पा रही थी। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। कांग्रेस ईवीएम को गाली दे दे, पत्रकारों को गाली दे दे, इसको बोले उसको बोले, जिसको बोलना है बोले, लेकिन सच ये है कि पिछले कई सालों में वोटों की संख्या डबल हो गई, लेकिन कांग्रेस का जनादेश